ब्लू स्टार नाम की एक ऐसी दुनिया जहां खतरनाक जानवरों का आतंक है और जीवन बचाना हर किसी के लिए मुश्किल है। पर एक दिन इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ लड़का इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनता है। जू जिंगमिंग एक कमजोर ई रैंक की क्लास से शुरू करता है, पर किस्मत ने उसकी किस्मत बदल दी। एक रहस्यमय सिस्टम उसके सामने आ जाता है, उसे एस और फिर एसएसएस रैंक का शक्ति दे देता है। मिंग, जो कि हमेशा डर के रहता था, वो अब नई ताकतों को हासिल कर फेरोसियस बीस्ट्स को मारने का सपना देखने लगता है, जिसे वो हकीकत में बदल पाएगा या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस दुनिया की नई कहानी का हिस्सा बनने के लिए? अगर हाँ, तो एक लाइक के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस एडवेंचर का आनंद लें। नंबर 2, हाई स्कूल जंक्शन सीनियर ईयर क्लास 5 होम रूम टीचर मिस्टर सनफैन बताते हैं, तुम सभी ने 20 साल तक पढ़ाई में जो मेहनत की है उसके लिए बिग एग्जाम ऑलमोस्ट होने वाला है। वो जो कोई भी एकेडमिक ट्रैक की तरफ जाने वाला है, आज रात ध्यान रखें कि स्टेशनरी तैयार हो जाए, और वो जो मार्शल ट्रैक की तरफ जाने वाला है, वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके बैटल गियर्स और वेपन्स तैयार रहें। मैं एक बार दोबारा और आखिरी बार तुम सभी को समझाता हूँ, मार्शल आर्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मौत का भी खतरा है। अगर तुम्हारी अवेकन पावर डी रैंक से नीचे है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इस मार्शल एग्जाम को अटेम्प्ट ना करो। सनफैन ये बोलते वक्त एक लड़के की तरफ देख रहा होता है, जो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि जंगमिंग है, जो कि ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। मिंग कहता है, क्या ये मेरी बात कर रहा है? मिंग इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। इस दुनिया का नाम है ब्लू स्टार, जिसके टेक्नोलॉजी लेवल की बात की जाए तो मिंग की पिछली जिंदगी के बराबर है। पर इस दुनिया में अलग ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ब्लड थ्रस्टी विशियस बीस्ट्स रहते हैं। साथ में ही उन बीस्ट का सामना करने के लिए यहाँ पर अवेकन सुपर पावर यूजर्स हैं। हर कोई लगभग 16 की उम्र में अपनी पावर को अवेकन कर लेता है। बात की जाए अगर उनके पावर की, तो वो निर्भर करती है कि वो किस प्रकार की पावर को अवेकन करते हैं। साथ में उनकी पावर क्वालिटी भी वेरी करती है। ब्लू स्टार रेटिंग सिस्टम में हमारे यहाँ पर 9 रैंक्स हैं। एक बड़ी ही जनसंख्या में मौजूद लोगों की अवेकनिंग ज्यादातर एफ और डी रैंक के बीच होती है। बात की जाए मेरी पावर की, तो मेरी पावर फिलहाल बहुत ही कमजोर यानी कि ई रैंक पर है। ऐसा समझ सकते हैं कि ये बस किसी ईस्टर्न के बराबर है। एक और लड़का जिसका नाम हुआंग तियान होता है, वो कहता है, ओए जिंगमिंग मिस्टर सीन, पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कितना खतरा है। कहीं अभी भी तुम इस मार्शल एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? तुम्हारे इस घटिया और वाहियात ई रैंक की वजह से तुम बस इस स्कूल का नाम डुबाओगे। मेरे हिसाब से एकेडमिक पाथ ले लो, मैं आगे चल के तुम्हें क्लैरिकल जॉब भी दे दूंगा अपनी कंपनी में। एटलीस्ट तुम इतने पैसे तो कमा ही लोगे कि अपनी जिंदगी बिता सको। तभी हम वहाँ पर एक बड़ी ही ढांसू सी लड़की को देखते हैं, जो कहती है, टियान अपने काम से काम रखो। इस लड़की का नाम होता है लिन किंग युआन। टियान कहता है, लिन, इस एग्जाम में मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार टॉप स्टूडेंट है कौन। फिलहाल की बात की जाए तो अपने इस चूजे को बैटलफील्ड से दूर रखना, वरना इसका मरना तो तय है। लिन को मिंग की काफी फिक्र थी, इसी वजह से वो बताती है कि हर किसी की अपनी एक कीमत होती है, उनकी लाइफ की अपनी एक वैल्यू है। मुझे लगता है कि अपने ट्रैक को चेंज करके सिटी में सुरक्षित रहना भी एक अच्छा तरीका है। मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी जिंदगी है। मिंग कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक कर रहा होता है जिसे उसने फिल कर दिया था। इस ग्रेट जिया नेशन में हायर एजुकेशन 2 भाग में विभाजित है। एकेडमिक का वो जिनके पास लो रैंक की पावर्स है, या फिर उनके कानूनन सभी लैग कर रहे हो, अपने ट्रैक को चेंज करके अपने नॉलेज के बेसिस पर एक साधारण जिंदगी बिता सकते हैं। बात की जाए अगर मार्शल ट्रैक स्टूडेंट की, तो उनका काम होता है अजीब प्रकार के मॉन्स्टर से तब तक लड़ना जब तक वो मर ना जाए, वो भी एक एग्जाम के थ्रू। अगर वो उस एग्जाम में पास हो भी जाते हैं, तब वो सुपर पावर यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं, जिसके बाद अगर वो प्रोफेसर्स के थ्रू कई सालों तक ट्रेनिंग करें तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो एक असली पावरफुल अवेकनर बन सकते हैं। मिंग सोच रहा होता है, मेरी टीचर और ये लिन नाम की लड़की, इन्हें फिक्र है कि मुझे इस दुनिया में चोट न लग जाए, मतलब कि इस एग्जाम में। पर यह दुनिया पूरी तरह से खतरे से भरी पड़ी है। अगर मैं इस डेडली एंट्रेंस एग्जाम को अवॉइड भी कर देता हूँ, फिर भी मैं बीस्ट्स को अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। वो किसी भी मोमेंट पर इन्वेड कर सकते हैं। इस दुनिया में मेरे पेरेंट्स बीस्ट वेव में ही मारे गए थे। मैं वैसा ही दोबारा कुछ फेस नहीं करना चाहता। सच में मैं उस वक्त कितना पावरलेस था। मिंग कहता है, इन दोनों ट्रैक्स में से मैं चूज करता हूँ मार्शल एग्जाम को। मिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और स्कूल काफी हद तक खाली था। मिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, जहां वो एक स्पीयर के थ्रू थंडर को जनरेट करने की कोशिश करता है, पर ऐसा करने की वजह से उसे काफी थकावट महसूस होती है और अब वो जमीन पर लेट जाता है थकते हुए। मिंग कहता है, जब से मैंने अवेकनिंग की है, मैं इस स्पीयर को ही अपने मेन वेपन की तरह यूज कर रहा हूँ। मैंने पूरे कितने 2 या शायद से 2 साल 6 महीने ट्रेनिंग की और अभी भी मैं सिर्फ बिगिनर लेवल पर हूँ। अपने 3 लाख खर्च कर देता हूँ इस कॉम्बैट टेक्निक को सीखने के
के लिए, यानी कि लाइटनिंग गिल ब्रेक नाम की टेक्निक को, तो मैं ज्यादातर ई रैंक यूजर से आगे पहुंच जाऊंगा। पर इससे मेरा कोई खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि हर आगे आने वाले मार्शल एग्जाम में मोर्टेलिटी रेट बढ़ता रहता है। तो अगर मैं एक सुपर पावर यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहता हूँ तो मुझे सब कुछ रिस्क करना होगा। मिंग अभी सोच रहा होता है कि वो पूरी डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग करेगा। अचानक उसके सामने एक सिस्टम एक्टिवेट होता है। विंडो पर लिखा हुआ आ रहा था, सिस्टम एक्टिवेशन सक्सेसफुल, क्लेम स्टार्टर पैक। मिंग को लगता है कि शायद ये ट्रांसमिग्रेटर्स के लिए एक चीट सिस्टम है, और साथ में वो काफी क्यूरियस भी होता है कि आखिर इस पैक के अंदर है क्या। मिंग जब पैक को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर एस रैंक की पावर और 200 पावर पॉइंट्स हैं। इस दुनिया में एस रैंक पावर को इतने समझा जा सकता है कि इतने बड़े नेशन में भी 3 या 4 साल में कोई एक ही एस रैंक को अवेकन करता है। अगर वो एक भी अवेकन कर ले तो टॉप यूनिवर्सिटीज उसके लिए लड़ना शुरू कर देती हैं, उसे एंडलेस रिसोर्स देती हैं और कोशिश करती हैं कि पीक पावर हाउस तक उसे पहुंचाया जाए। मिंग के लिए ये एक अच्छा मौका था, क्योंकि अपनी लाइफ में वो एक ई रैंक का फेलियर है, बिल्कुल मेरी तरह। पर अब कम से कम मिंग के पास एक मौका तो है कि वो इसे बदल सकता है। इसी वजह से मिंग स्टार्टर पैक को क्लेम करता है। 200 पावर पॉइंट्स उसे रिसीव होते हैं। सिस्टम मिंग को डिवाइन लाइटनिंग ऑफ द वॉलेट पिरामिड देता है। ये पावर सीधे मिंग के हार्ट से कनेक्ट होने लगती है। मिंग को काफी पेन होता है और अभी तक प्रोग्रेस सिर्फ 10% पहुंची थी। 20% होने पर मिंग पूरी तरह से ठंडर से ढक जाता है। उसके चारों तरफ एक और बनने लगता है जो कि उसे ढक रहा होता है। अचानक वो जहां पर ये प्रैक्टिस कर रहा था उस जगह एक ब्लास्ट होता है, क्योंकि प्रोग्रेस 30% पहुंच चुकी होती है। बिल्डिंग से नीचे जब लोगों की नजर ऊपर की तरफ पड़ती है तो एक छोटी सी बच्ची कहती है, मॉम उधर देखिए, बड़े भाई के घर में हो क्या रहा है। वहीं मौजूद एक आदमी फोन पर बताता है कि शायद जा फैमिली के बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है, हमें फायर डिपार्टमेंट को बुलाना चाहिए। इधर हम देखते हैं मिंग को काफी पेन हो रहा था और अभी तक प्रोग्रेस 6% पहुंच चुकी होती है। जैसे ही 70% प्रोग्रेस होती है, आसमान पूरी तरह से बदलने लगता है। लोगों की नजर भी आसमान की तरफ ही पड़ती है और वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर आसमान अचानक इतना काला कैसे हो गया। पर तभी आसमान से एक थंडर ड्रैगन नीचे की तरफ आता है। एक आदमी अपनी खिड़की से ये सब कुछ देखते हुए कहता है, ये लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं इसके क्रशिंग प्रेशर को फील कर सकता हूँ क्या? ऐसा हो सकता है कि कोई पावरफुल लाइटनिंग टाइप बीस्ट इन्वेड कर रहा है। जियांग सेन 3rd लीजन को अलर्ट पर लगा दो। इधर हम देखते हैं कि वो थंडर ड्रैगन पूरी रफ्तार से मिंग के रूम में ही बढ़ता है जहां वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था, और अभी तक उसकी प्रोग्रेस 100% हो चुकी होती है। सुपर पावर मेटामॉर्फिस कंप्लीट सिस्टम बताता है। थोड़े समय बाद चारों तरफ शांति फैल जाती है और मिंग भी काफी थक चुका होता है। पर जब वो अपने हाथ से लाइटनिंग जनरेट करता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये है एस रैंक की डिवाइन लाइटनिंग ऑफ द वायलेट फिरामेंट की ताकत। इससे पहले मिंग को जिस ताकत का एहसास होता था वो कुछ ऐसा था जैसे एक स्टन, ऐसी ताकत जिससे अगर तुम किसी को मारो भी तो उसे कुछ महसूस ही ना हो। पर अब मिंग को रियलाइज हो चुका है कि अगर वो इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी पर हमला करता है तो शायद वो व्यक्ति कई टुकड़ों में टूट जाए। मिंग जब अपने रूम को देखता है, यानी कि जिस जगह पर वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसे रियलाइज होता है कि वहां की हालत काफी खराब हो चुकी है। पर अच्छी बात यह है कि कम से कम उसे चोट नहीं लगी। मिंग ने कोशिश की कि एक्सप्लोजन को थोड़ा और रोक लिया जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका ये ट्रेनिंग रूम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। मिंग सिस्टम में चेक करता है कि उसे 200 पावर पॉइंट्स भी मिले हैं। तो आखिरकार इनका इस्तेमाल क्या है? अगर किसी को पावर पॉइंट्स चाहिए तो उन्हें बीस्ट्स को मारना होगा और फिर उन पावर पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए लेवल को अप किया जा सकता है और स्किल्स को भी अपग्रेड किया जा सकता है। सिस्टम बताता है कि अब तुम अपने पॉइंट्स और अपग्रेड ऑप्शंस को सिस्टम पैनल पर चेक कर सकते हो, जो देखकर मिंग को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे ऐसे डायरेक्ट ब्रूटल चीट सिस्टम पसंद है। इसी वजह से वो सिस्टम पैनल को ओपन करता है जहां उसे अपना स्टेटस दिखता है। नेम जू जिंगमिंग अवेकन पर अभी तक कोई रैंक नहीं। पावर डिवाइन लाइटनिंग ऑफ द वायलेट फिरामेंट एज रैंक फिजिक 121, स्पिरिट 140, स्किल स्पीयर टेक्निक बिगिनर लेवल, लाइटनिंग गल ब्रेक बिगिनर लेवल, पावर पॉइंट्स 200। कल वो बड़ा एग्जाम होने वाला है जिसकी बात होम रूम टीचर सनफैन कर रहे थे। इसी वजह से मिंग डिसाइड करता है कि वो ये 200 पॉइंट्स को काफी सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा ताकि वो हर एक पॉसिबिलिटी में अपने स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सके। मिंग को पता होता है कि एबिलिटीज आमतौर पर सिर्फ 2 चीजों से ही ओरिजिनेट होती हैं, बॉडी और स्पिरिट। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही 2 फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में स्पेंड करेगा। पॉइंट स्पेंड करने के बाद मिंग के पास से ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है और साथ में ही वो थंडर से भी मिक्स थी। मिंग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है जिस जगह पर वो थंडर आर्ट का भी यूज कर रहा था। अभी तक मिंग के बेसिक एट्रीब्यूट्स बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट स्किल्स और कंट्रोलिंग एबिलिटीज ये दोनों भी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसके जो 2 बेसिक मेजर एट्रीब्यूट्स थे वो 20 पॉइंट्स तक इंक्रीज हो चुके हैं। मिंग को रियलाइज होता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक अवेकनर यूनिवर्सिटी में जाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। पर अब मिंग को ये जानने में दिलचस्पी होती है कि जियांगनान के प्रोविनेंस में जो 7 लाख कैंडिडेट्स आने वाले हैं
उनके बीच मिंग की रैंकिंग क्या होगी और क्या वो उन्हें टक्कर दे पाएगा जिन कैंडिडेट्स को बचपन से ही फेमस मास्टर्स सिखाते आए हैं। मिंग कहता है एक बार मैं मार्शल आर्ट्स के हॉल में पहुंच जाऊं तो मुझे पता चल ही जाएगा कि आखिरकार मेरी औकात क्या है। मिंग अभी ये सब कुछ बोल रहा था और खुद से ही खुद की तारीफ और खुद के बारे में सोच रहा था, पर तभी कुछ फायर फाइटर्स गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। मिंग हैरान था कि आखिरकार अब ये लोग कहां से आ गए। एक आदमी कहता है हमारे पास एक रेस्क्यू कॉल आई थी जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर कोई आग में जल रहा है। मिंग कहता है ऐसा हो सकता है कि शायद मेरी एबिलिटी ट्रेनिंग की वजह से यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशंस हुई हैं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, आप देख ही सकते हैं। इस पर वो आदमी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, चलो वापस चलते हैं, यहाँ पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। जाते वक्त मिंग उन्हें बाय भी करता है, जिसपे वो आदमी कहता है इतना बड़ा एक्सप्लोजन, वो भी सिर्फ तब जब एक स्टूडेंट अपनी एबिलिटीज की प्रैक्टिस कर रहा है। सच में यंगर जनरेशन ज्यादा ही कमाल की है। फायर फाइटर्स वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि मिंग बाहर घूम रहा होता है, जिसपे एक बुढ़ा आदमी कहता है मिंग क्या आग बुझ गई? और भी वहां मौजूद लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आखिरकार ऊपर हुआ क्या, जिसपे मिंग बताता है अंकल यांग आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अगर किसी भी अवेकन पर्सन को अवेकनर के रूप में एडवांस करना है तो उसे सबसे पहले अपनी फिजिक और स्पिरिट को ट्रेन करना होगा, जिससे कि उसकी एबिलिटीज एनहांस होंगी। इसी वजह से मार्शल आर्ट्स होल ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड और टीचिंग सर्विस को इमर्ज करता है जिससे कि ये और भी आसानी से किया जा सके। हाउएवर हर एक परिवार ऐसे ट्रेनिंग रूम को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम है। ग्रेट सिया नेशन में सिर्फ 2 सबसे ज्यादा फेमस मार्शल आर्ट हॉल हैं, पहला थंडर और दूसरा ब्रूटल बियर हॉल। उनमें ब्रूटल बियर मार्शल आर्ट हॉल की एनुअल फीस 1 लाख है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स की बात की जाए जिनका परिवार काफी ही ज्यादा अमीर और एस्टैब्लिश हो तो उनके लिए ये फीस बहुत ज्यादा नहीं है, पर जिनके परिवार अमीर नहीं है उनके लिए एक और ऑप्शन है, यानी कि थंडर मार्शल आर्ट हॉल, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिंग आगे जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर भीड़ में मौजूद एक लड़की पर पड़ती है जो कि मिंग की कजन होती है। मिंग पूछता है सिस्टर सू, क्या तुम भी थंडर मार्शल आर्ट हॉल में आ रही हो? सू कहती है मैं यहाँ पर एक दोस्त के साथ आई हूँ। मिंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, फिर यू गाइस कैन कैरी ऑन, मैं ट्रेनिंग रूम में जा रहा हूँ। सू सोच रही होती है ये काफी अजीब बात है, ऐसा लगता है जैसे ये लड़का पहले से काफी अलग लग रहा है। सू के पास मौजूद एक लड़की कहती है ओए वो चिकना कौन था, देखने में तो काफी हैंडसम लग रहा है। सू बताती है कि वो मेरा कजन है जिसका नाम जिंग मिंग है। वो 3rd ईयर हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एग्जाम में कल पार्टिसिपेट करेगा। एक लड़का कहता है ओया तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? वो लड़की जिसका नाम ओया होता है वो कहती है हाँ ऐसा समझ सकते हो, उसे देखकर लगता है कि वो काफी ताकतवर है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बेकार नहीं लगती। मेरे हिसाब से ये काफी बेहतर होगा कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। सू कहती है मुझे डर है कि तुम्हें निराशा का सामना करना होगा क्योंकि उसकी एबिलिटी सिर्फ ई रैंक की है। ओया ये सुन के काफी हैरान होती है और साथ में उसे मिंग पर काफी रहम भी आता है कि सिर्फ ई रैंक की एबिलिटी। लड़का कहता है ई रैंक की एबिलिटी और फिर भी इसकी हिम्मत की ये मार्शल आर्ट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करे, सच में इसके हिम्मत की तो दाज देनी पड़ेगी। सू कहती है ऐसी फालतू की हिम्मत में क्या ही रखा है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी पर बात बन सकती है और जाहिर सी बात है कि तुम्हारी जिंदगी भी इसमें जा सकती है, तो उसके बाद हिम्मत का कोई क्या ही करेगा। मेरे हिसाब से उसे मार्शल आर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ओया कहती है ठीक है बहुत बातें हो गई, हम यहाँ पर थंडर मार्शल आर्ट हॉल विजिट करने आए हैं, चलो उधर ही चलते हैं। ये पहली बार था जब सू थंडर मार्शल आर्ट हॉल विजिट करने वाली थी। आज से पहले 3 सालों तक वो सिर्फ ब्रूटल बियर मार्शल आर्ट हॉल में ही थी। हम देखते हैं मिंग को जो कि हॉल में पहुंच चुका होता है। हॉल देखने में हॉल कम और एक जिम ज्यादा लग रहा था। मिंग के हाथ में मौजूद स्पीयर उसे काफी हल्की महसूस होती है। इसके पीछे का सीधा सा कारण यह है कि उसकी ताकत बढ़ चुकी है। मिंग सोच रहा था कि वो एक और वेपन को ढूंढेगा जो कि उसके एबिलिटी के साथ और भी ज्यादा बेटर तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करे, पर एग्जाम कल ही है तो फिलहाल एक दूसरे वेपन की तलाश करना समय की बर्बादी होगी। इसी वजह से वो अपनी पीक स्ट्रेंथ को चेक करने की कोशिश करता है। स्पीयर को सामने की तरफ स्विंग करते हुए मिंग जब ऐसा करता है तो स्पीयर की वजह से सामने मौजूद एक सर्कुलर लोहा टूट जाता है जिसके ऊपर स्ट्रेंथ लिखी आती है 321 कैलोरीज। ट्रेनिंग होल्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को काफी बेहतर तरीके से मेजर कर सके। मिंग को रियलाइज होता है कि उसकी सिर्फ प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो डबल हो चुकी है। अगर एक साधारण अवेकनर की बात की जाए तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 100 कैलोरीज के आसपास होती है, पर मिंग की 321 है। मिंग डिसाइड करता है कि अब वो ट्राई करेगा पर्पल हेवेंस डिवाइन थंडर। मिंग जब अपनी थंडर से सामने की तरफ हमला करता है तो रिजल्ट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रिजल्ट में 321 कैलोरीज शो हो रहा था जो कि उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था।
था। पर अगर एक एस रैंक एबिलिटी की बात की जाए तो सच में इतना तो मिंग एक्सपेक्ट कर ही रहा था। एक फर्स्ट ईयर अवेकनर के अटैक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो 1000 कैलोरीज होती है। अभी तक मिंग फर्स्ट ईयर अवेकनर की एबिलिटीज तक रीच नहीं किया था, पर फिर भी वो ऐसे अटैक को एनालाइज कर पा रहा है जो कि फर्स्ट ईयर अवेकनर को भी ओवरपावर कर दे। ये जाहिर सी बात है कि मिंग की सिर्फ यही लिमिट नहीं है, उसके पास अभी एक और किलर मूव बचा है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटी एनहांसमेंट इन दोनों का कंबाइन अटैक होगा। मिंग ये अटैक करने के लिए रेडी होता है और जब वो इस बार अपने स्पीयर से हमला करता है तो फिर उसके स्पीयर की नोक पर थंडर जनरेट होने लगती है। थंडर का एक बहुत ही भयानक हमला सामने की तरफ होता है। ये हमला इतना ताकतवर था कि पूरा मेन स्टेडियम तक हिलने लगता है। लोगों को लगता है कि कोई भूकंप आ गया है। सुओया ये लोग जब आ रहे होते हैं तो वो भी लड़खड़ाकर गिरने लगते हैं। ऐसी ताकतवर एनर्जी फ्लक्चुएशंस जरूर एक अवेकनर लेवल की हो सकती हैं। ओया बताती है कि मुझे अभी भी याद है इस फ्लोर को ऐसे डिजाइन किया गया था कि यहाँ पर सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट ही ट्रेन कर सकते हैं, पर जो लोग भी अवेकन हो चुके हैं वो ऑलरेडी ब्रूटल बियर मार्शल आर्ट हॉल में ट्रेन कर रहे हैं। सामने वाला लड़का बताता है कि हो सकता है उन्हीं में से कोई सनकी यहाँ पर आकर ट्रेन कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू अवेकनर सामने आया है। सू कहती है चलो चलकर देखते हैं, हमें पता चल ही जाएगा। वो तीनों जा रहे होते हैं और सामने से मिंग आ रहा होता है। मिंग को देखकर सू पूछती है क्या तुम घर जा रहे हो? मिंग कहता है हाँ, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीजों की तैयारी करनी है। सू मिंग को बताती है कि कल के एग्जाम में थोड़ा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और हाँ, गुड लक। इधर वो लड़का कहता है इसे भूल जाओ, एनर्जी फ्लक्चुएशन सामने की तरफ से आ रही थी, हमें इधर ही चलना चाहिए। वो सभी लोग उस स्पेसिफिक रूम के गेट पर पहुंचते हैं जहां पर मिंग ट्रेनिंग कर रहा था, पर अब वो वहां पर से जा चुका है तो अंदर कोई मौजूद नहीं होता। पर अंदर का नजारा उन्हें हैरान करने के लिए काफी होता है क्योंकि दीवारें टूट चुकी थी। जिस चीज से मेजर करना था वो भी टूट चुका था। सब कुछ तहस नहस था। ओया काफी हैरान होती है कि इवन मेमोरी मेटल तक भी ब्लास्ट हो चुका है। अब इसके पीछे का कारण ये है कि मेमोरी मेटल को ब्लास्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल इंटेंसिटी के अटैक को अनलीज करना होता है, और अभी तक उन्होंने ऐसे किसी हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में सुना नहीं था जो ऐसा कर सकता है। उनके साथ मौजूद लड़का बताता है कि ये किसी हाई स्कूल स्टूडेंट का काम तो नहीं लगता। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वायलेंट पावर एनर्जी का एहसास हो रहा है। लग रहा है कि जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था वो सेकंड ऑर्डर एबिलिटी यूजर है जो कि गलती से इस फ्लोर में आ गया होगा और यहाँ पर अपने पावर को टेस्ट कर लिया होगा। वहीं मौजूद एक और लड़का बताता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आखिरकार एक हाई स्कूल स्टूडेंट इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के अटैक को अनलीज कैसे कर सकता है। इवन मास्टर्स द्वारा ट्रेन किए गए जीनियस तक भी ऐसा करने में नाकामयाब हुए हैं, तो अपने जिंगसेन में ऐसा कौन है जो ये कर सकता है। अचानक ओया के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो कहती है कि इस तरफ से तो सिर्फ मिंग ही गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हमले के पीछे वही हो सकता है कि वो एक सुपर जीनियस हो और प्लान कर रहा हो कि वो अपनी ताकत को छुपाए रखेगा और जब सही समय आएगा तब वो मार्शल आर्ट एग्जाम में सबके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। एक लड़का कहता है क्या बात कर रही हो तुम सच में आजकल कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ने लगी हो, जिन नॉवेल्स के हर कोई कमजोर होने का नाटक करता है। उसके लिए तो सबसे बेहतर बात यही होती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को 300 कैलोरी से ऊपर तक ले जा पाए। लड़का बताता है कि यहाँ पर आने के 2 रास्ते हैं, हम शायद अपोजिट रास्ते से आए हैं और दूसरे रास्ते से वो निकल गया होगा जिसने ये हमला किया था, इसी वजह से हम उससे नहीं मिल पाए। सू तुम्हें क्या लगता है? सू जो कि अभी भी टूटी हुई दीवार पर एनर्जी को फील कर रही होती है वो कहती है शायद ऐसा हो सकता है, पर हैरान करने वाली बात ये थी कि दीवार पर जो मार्क्स छूटे थे वो देखकर लग रहा था कि यहाँ पर किसी बड़े से स्पीयर से हमला किया गया है। जाहिर सी बात है कि इस तरफ से मिंग गुजरा था और मिंग ही एक ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कि मार्शल आर्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ऐसे लोगों में आता है जो कि स्पीयर का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिंग को एस्टिमेट कर रहे हैं? मार्शल आर्ट्स एग्जाम के दिन एक बड़ी भीड़ वहां पर आई हुई होती है। अब लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना है, तो इतने लोगों के एग्जाम लेने के लिए एक बड़ी जगह की भी जरूरत पड़ेगी और वो उनके सामने मौजूद होती है। हर कोई अंदर जा रहा होता है, लोग खुद में ही बातें कर रहे होते हैं, अपने दोस्त के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और बाकियों के साथ। पर हमारा बेचारा लूजर मिंग, वो अपने स्पीयर को लेकर एक कोने में खड़ा होता है। मिंग लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जहां वो सभी लोग एग्जामिनेशन वेन्यू में यही बात कर रहे थे कि मैंने एक यूनिकॉर्न राइनोसोरस को देखा है। वहीं से गुजरते हुए एक लड़का कहता है कि आखिरकार एक यूनिकॉर्न राइनोसोरस में फर्क क्या है, उसमें स्पेशल क्या है? अगर तुम एक बीस्ट के खिलाफ टिक नहीं सकते और उससे डर जा रहे हो तो तुम किसी काम के नहीं हो, तो दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारा इस जगह पर कोई भी वैल्यू नहीं है। मिंग भी अभी तक अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आ चुका होता है। मिंग अपने बेस्ट फ्रेंड लियो से पूछता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है।
इसके अंदर तो कुछ ज्यादा ही घमंड है। लियो बताता है कि ये जाओ यांग है। ऐसा कहा जाता है कि ये बी क्लास लाइट स्पिरिट गेल एबिलिटी यूजर है, जिसके स्ट्रेंथ ऑलरेडी जीरो ऑर्डर स्टेट को ब्रोक कर चुकी है और अब ये फर्स्ट ऑर्डर एबिलिटी यूजर की तरफ एडवांस कर चुका है। मिंग कहता है तो अच्छा ये है वो जिसे लोग कहते हैं कि ये इस साल के मार्शल आर्ट चैंपियन का कंटेंडर है, जिसके हाई चांसेस है कि वो चैंपियन बनेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ताकतवर कौन है, यांग या मिंग। मार्शल आर्ट्स एग्जाम का चीफ कमांडर वांग हयांग वहां पर आकर सभी को बताता है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं तुम सभी को इसके प्रिकॉशंस बता देता हूँ। मार्शल आर्ट एग्जाम स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे और खत्म होगा रात के 9 बजे। ये एग्जाम पूरे 12 घंटे तक चलेगा और तुम सभी का एग्जाम वेन्यू मेरे पीछे ही बर्बाद हो चुकी ये जगह होगी। जैसा कि हमने पिछले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में किया था, बिल्कुल उसी तरह इस बार का वेन्यू भी लेयर्स में डिवाइडेड होगा। सेंट्रल एरिया, इनर सर्कल और फिर कोर एरिया। अलग प्रकार के बीस्ट को मारने पर तुम्हें अलग प्रकार के स्कोर्स मिलेंगे और साथ में ही तुम्हारे स्कोर डिपेंड करते हैं उस बीस्ट के रैंक और उसकी स्ट्रेंथ पर। बात की जाए अगर कोर एरिया की, तो वो रेगुलर एग्जाम की तरह नहीं है, वो सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा मानना यह है कि टॉप स्टूडेंट्स ही वहां पर जाकर चैलेंज कर सकते हैं। हर किसी को अपनी एबिलिटी का ध्यान रखते हुए बीस्ट का सामना करना चाहिए, क्योंकि अपनी एबिलिटीज की वजह से अपनी जिंदगी खो देना कहीं की भी समझदारी नहीं है। अगर ये बात एक दिन पहले की होती तो जाहिर सी बात है कि मिंग बस यही सोचता कि वो बाहरी इलाके में ही घूमता रहेगा, पर अब चीजें बदल चुकी हैं। इसीलिए मिंग डिसाइड करता है कि वो इनर सर्कल या तो फिर कहें कि कोर एरिया में जाएगा। होम रूम टीचर सनफैन सभी को एग्जाम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करता है, जो कलेक्ट करने के लिए हर कोई लाइन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जब मिंग की बारी आती है तो सनफैन कहता है इसके अंदर पूरी 3 चीजें हैं। एक स्मार्ट वॉच जो कि इसकी काउंटिंग करेगी कि तुमने कितने ज्यादा बीस्ट और किस प्रकार के बीस्ट को मारा है, और साथ में रियल टाइम में तुम्हारे पॉइंट्स को भी एक्यूमुलेट करके तुम्हें बताती रहेगी। साथ में इसके अंदर है एक टैक्टिकल बैकपैक जिसके अंदर 3 चीजें हैं, एक एनर्जी बार, एक एनर्जी ड्रिंक, एक डिस्पेबल मेडिकल किट, ताकि कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रख सकें कि वो कम से कम 12 घंटे टिक सके। तुम्हें मिलेगा एक सेफ्टी बॉल जो कि एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड को जनरेट करता है। जब यूजर इसे एक्टिवेट करेगा तो ऑर्डिनरी बीस्ट उसे तोड़ नहीं पाएंगे। ऑल्दो अगर तुम सेफ्टी बॉल का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा एग्जाम तभी खत्म हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी जिंदगी इस एग्जाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिंग कहता है थैंक यू मेरे बुड्ढे टीचर, मैं इस बात को समझता हूँ। तभी हम वहां पर देखते हैं लिन नाम की लड़की को। लिन कहती है प्रोबेबली तुम्हारे पास अभी कोई टीम नहीं है, क्या तुम हमारे साथ टीम जॉइन करना चाहोगे? क्लास का प्रेसिडेंट जो हाल ही में सी क्लास एबिलिटी के साथ अवेकन हुआ है, जिसका नाम किन है, वो कहता है जब हम एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। एक लड़का कहता है क्लास प्रेसिडेंट, मुझे पता है कि आप काफी अच्छे व्यक्ति हैं और जाहिर सी बात है आपको बाकी लोगों की फिक्र भी है, पर यह मार्शल आर्ट्स एग्जाम है। वहीं दूसरा लड़का कहता है एक टीम के अंदर सबसे ज्यादा 5 लोग हो सकते हैं, अगर हम इसे भी लेंगे तो हम हाई स्कोर को कैसे हासिल करेंगे? उन दोनों लड़कों में इसी बात को लेकर थोड़ी लड़ाई होने लगती है कि क्या करना चाहिए। मिंग भी ये सब कुछ देख रहा था, साथ में ही लिन और किन भी। क्लास प्रेसिडेंट किन उन दोनों पर भड़कते हुए उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, जिसपे मिंग कहता है क्लास प्रेसिडेंट, सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लगा जो तुमने मुझे अपनी टीम में लेने के बारे में सोचा, पर मेरा प्लान है कि मैं इस एग्जाम वेन्यू में अकेले ही जाऊंगा। तुम लोग टीम अप कर सकते हो। किन कहता है क्या तुम सच में ऐसा ही करोगे? क्या तुम सीरियस हो? लिन भी हैरान थी ये देखकर, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। इसी वजह से वो कहती है अपना ध्यान रखना, और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त ही क्लास प्रेसिडेंट किन लिन को बताता है कि चलो हम आगे चलते हैं, मुझे लगता है कि टियान के साथ टीम अप करना बेहतर रहेगा। ये सुन के मिंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो इन लोगों के बिना भी इस एग्जाम में हाई स्कोर कर सकता है। और इसी के साथ मार्शल आर्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होता है। एग्जाम वेन्यू को एक्टिवेट किया जाता है और चारों तरफ ड्रोन्स भेज दिए जाते हैं ताकि हर किसी पर नजर रखी जा सके। स्टूडेंट्स बिना रुके अंदर की तरफ भाग पड़ते हैं, क्योंकि उन सभी का गोल था जागनान एबिलिटी यूनिवर्सिटी में दाखिल होना। इस बार उन सभी ने यह ठान लिया था कि वो हर किसी को हैरान करके रख देंगे। सू और उसके साथी भी अंदर जाते हैं और भी काफी लोग अंदर जाते हैं। यांग अपनी स्वर्ड के साथ आगे बढ़ पड़ता है। इन सभी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर मिंग भी दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ पड़ता है। अभी मिंग थोड़ा आगे पहुंचा था कि तभी वो अपनी स्मार्ट वॉच में फिलहाल की रैंकिंग को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि एग्जाम हॉल नंबर 179 की रियल टाइम रैंकिंग है, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर यांग है जिसके 7 पॉइंट्स हैं, सेकंड प्लेस पर ली युवान जिसके 5 पॉइंट्स हैं, थर्ड प्लेस पर और फोर्थ प्लेस पर और भी लोग मौजूद होते हैं। मिंग को रियलाइज होता है कि जैसा फर्स्ट हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे भी अब आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। अभी भी अगर दूरी की बात की जाए तो कोर एरिया और आउटर एरिया के बीच काफी बड़ा गैप है और डायरेक्ट कोर एरिया में पहुंचा नहीं जा सकता, तो उसे जाहिर सी बात है और भी बीस्ट को बीच रास्ते में डिफीट करना होगा। अगर मिंग एस क्लास एबिलिटी को अवेकन नहीं करता तो शायद उसका भी अंत आज इस लड़के की तरह ही होता। नर्स को चेक करने पर पता चलता है कि वो लड़का काफी पहले मर चुका है और यहाँ पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि पछताने का कोई फायदा नहीं है। मार्शल आर्ट एग्जाम इतना ही ब्रूटल होता है, अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारा मरना तय है। ये नियम हर जगह पर लागू होता है कि मौके तुम्हारे पास आते रहते हैं।
अगर तुम रिस्क लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलती है, अगर नहीं लेते हो तो भी तुम्हारी जिंदगी बदलती है, पर वो जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी वो तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। अभी मिंग नस को चेक कर रहा था कि तभी हम वहां पर एक बीस्ट को देखते हैं। मिंग को रियलाइज होता है कि इस बीस्ट ने इस सामने मौजूद लड़के का इस्तेमाल किया एक चारे के रूप में और मिंग को अपने जाल में फंसा लिया। वैसे तो ये बीस्ट देखने में काफी हद तक एक बिल्ली की तरह है, पर जाहिर सी बात है ये म्याऊं तो बिल्कुल भी नहीं करती। मिंग उस बीस्ट से लड़ने के लिए रेडी होता है। अगले ही सेकंड वो बीस्ट मिंग पर अपने क्लोज से अटैक कर देती है। अटैक से मिंग खुद को बचाता है, जो देखकर वो बीस्ट काफी भड़क उठती है। एजाइल बॉडी, शार्प क्लॉज और फोर्स जो कि लगभग 1000 किलोग्राम्स की हो। जाहिर सी बात है कि ये एक वेल डिराव न्यू किलर है। आमतौर पर इन बीस्ट्स को फेरोसियस बीस्ट कहा जाता है। अब बीस्ट का मतलब तो हर किसी को पता ही है, पर फेरोसियस वर्ड का इस्तेमाल करने के पीछे कारण ये है कि जितने भी बीस्ट होते हैं उनके आसपास एक स्पेशल फेरोसियस ओरा होता है, जो कि शिकार को थर थर कांपने पर भी मजबूर कर देता है। मिंग ने कई बार सुना है कि अवेकनर जब किसी फेरोसियस बीस्ट का सामना करते हैं तो ज्यादातर अवेकनर्स पहली बार में उनके सामने टिक ही नहीं पाते। उनके सिर्फ ओरा की वजह से ही वो खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ताकत का 30% भी यूज नहीं कर पाते। ऐसा कह सकते हैं कि वो बस इंतजार करते रहते हैं खुद के मरने का। इसी वजह से जो अमीर परिवार होते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक गार्ड स्क्वाड को हायर करते हैं, जो कि और भी ताकतवर एबिलिटी यूजर्स होते हैं जो उन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में इन फेरोसियस बीस्ट से लड़ना भी सिखाते हैं और हर तरह से उनकी मदद करते हैं। ऑफ कोर्स मेरे पास ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं है और ये पहली बार है जब मैं एक फेरोसियस बीस्ट का सामना कर रहा हूँ। वो बीस्ट मिंग पर कूद के हमला करती है, पर मिंग अपने स्पीयर को उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है। मिंग अपनी पूरी ताकत का बड़ा ही आसानी से इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि इस फेरोसियस बीस्ट का जो भी ओरा था उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मिंग ऑलरेडी इस रैंक एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। सिस्टम बताता है कि शैडो कैट मारी जा चुकी है और तुम्हें 3 एबिलिटी पॉइंट्स मिले हैं। अभी तक हम सभी को इतना पता ही है कि इंसानों की रैंकिंग 1 to 9 तक होती है, बट इन फेशियस बीस्ट की भी रैंकिंग 1 to 9 होती है। अगर इस बीस्ट की रैंकिंग की बात की जाए तो ये अनरैंक थी। ये एक साधारण इंसान से कुछ ही ज्यादा ताकतवर थी। मिंग को पता था कि फेरोसियस बीस्ट को मारने पर उसे एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे कि वो अपनी ताकत को और भी बढ़ा सकता था। पर ऐसे अनरैंक फेरोसियस बीस्ट को मारने पर जो एबिलिटी पॉइंट्स उसे मिल रहे होते हैं वो बड़े ही कम थे। अब क्योंकि मिंग को आउटर एरिया में मौजूद फेरोसियस बीस्ट के ओरा से कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो वो डिसाइड करता है कि वो इसके और भी अंदर वाले एरिया में जाएगा, जिसके बाद मिंग बढ़ पड़ता है सेंट्रल एरिया की तरफ। आगे चल के मिंग और भी कई सारे फेरोसियस बीस्ट को हंट करता है, जिससे कि उसे एबिलिटी पॉइंट्स काफी बेहतर मिलते हैं। कुछ से एबिलिटी पॉइंट्स 3 मिलते हैं और कुछ से एबिलिटी पॉइंट्स 5 मिलते हैं। थोड़े समय बाद जब उसकी हंटिंग काफी हद तक कंप्लीट होती है तो उसे काफी अच्छे खासे एबिलिटी पॉइंट्स मिल चुके होते हैं, पर अभी भी उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। अगर बात की जाए मिंग की एबिलिटी पर्पल हेवन डिवाइन थंडर की, तो उसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी से एक फेरोसियस बीस्ट को मारा जा सकता है, पर इससे मिंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रही थी। एटलीस्ट इतनी तो बिल्कुल भी नहीं जितना मिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। हाउएवर एक एबिलिटी की रैंक जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, और अगर मिंग अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ पर्पल हेवन डिवाइन थंडर आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे पहले जब मिंग ई रैंक वीक करंट पर था तो वो उसे पूरे 3 घंटे तक मेंटेन कर सकता था, और अगर बात की जाए इस मार्शल आर्ट एग्जाम की तो ये पूरे 12 घंटे चलेगा। इसी वजह से मिंग डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट कोर एरिया की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। पर रास्ते में अगर उसका किसी बीस्ट से सामना होगा तो वो सिर्फ अपने स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, ना कि अपने उस स्किल का इस्तेमाल करेगा। स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिंग डिसाइड करता है कि वो बीस्ट को हंट करेगा। मिंग के पीछे एक बड़ा सा राइनो टाइप दिखने वाला बीस्ट पड़ जाता है। मिंग उससे बचते हुए उसके ऊपर की तरफ कूदता है और अपने स्पीयर से उसके हेड पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो राइनो मारा जाता है। मिंग को रियलाइज होता है कि फेरोसियस बीस्ट को मारने की जो उसकी स्पीड है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ये जो स्पीयर टेक्निक है वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है? खैर जो भी हो, पर फिलहाल वो अपने सिस्टम को चेक करता है इस कंफर्मेशन के लिए, और उसे पता चलता है कि उसकी स्पीयर टेक्निक ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुकी है। बट अब समय था उसे एक और स्टेज तक एडवांस करने की। ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल की स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिंग इतना सब कुछ कर पा रहा था, तो वो ये जानना चाहता था कि इससे आगे इम्प्रूव करके वो और क्या कर सकता है। मिंग स्पीयर टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये कितनी अमेजिंग है। उसके माइंड में ढेर सारी टेक्निक्स चल रही होती हैं, जो कि जाहिर सी बात है इस एडवांसमेंट की वजह से ही उसके माइंड में आई थी।
मिंग डिसाइड करता है कि वो अपनी इस स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल फर्स्ट रैंक के फेरोसियस बेस्ट पर करेगा। उसी समय हम देखते हैं क्लास प्रेसिडेंट की टीम का सीन, जिनकी स्क्वाड लीडर इस वक्त लिन होती है। लिन अपने सामने कुछ देखती है और फिर वो अपने टीम मेंबर से बताती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लिन बताती है कि शायद वो मिंग था। एक लड़का कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मुझे लगता नहीं कि वो यहाँ तक आएगा। लिन कहती है क्या सच में मुझे अजीब चीजें दिख रही हैं? पर देखकर तो लग रहा था कि वो मिंग ही था। एक लड़का सभी को बुलाते हुए कहता है इस तरफ देखो, यहाँ पर एक राइनोसोरस मरा पड़ा है और लगता है कि ये हाल ही में मरा है। इसके घाव से जो खून निकल रहा है वो काफी ताजा है, मतलब कि कुछ ही मिनट पहले इसे मारा गया है। इतना खतरनाक हमला, वो भी इसके हेड पर। हर कोई आकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि ये हमला स्पीयर से किया गया है। अब ये बात एक और बार इशारा करती है कि लिन मिंग का नाम ले, क्योंकि वो स्पीयर का इस्तेमाल करता है। तभी एक लड़का कहता है सच में तुम मिंग का नाम लेने वाली हो? तुम्हें सच में लगता है कि वो ऐसे राइनोसोरस को मार सकता है? ये एक फेरोसियस बीस्ट है जिससे कि सी रैंक का अवेकनर भी शायद अकेले ना मार पाए। तो आखिरकार मिंग उसे कैसे मारेगा? लाल बाल वाला लड़का बताता है अगर हमें पता करना है कि इसे मिंग ने मारा है या नहीं, तो बेहतर ये होगा कि हम फिलहाल की स्कोर रैंकिंग चेक करें। स्कोर रैंकिंग को काफी हद तक चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि 45 प्लेस पर लू चांग है जिसने 261 पॉइंट्स अर्न किए हैं, पर 46 प्लेस पर जै मिंग है और उसने 256 पॉइंट्स एक्वायर किए हैं। ये देखने के साथ ही वो सभी श्योर हो जाते हैं कि इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मिंग है। मिंग इस वक्त टॉप 50 में था। उनके मन में ऐसा डाउट तो था कि हो सकता है कोई उसी के सेम नाम वाला हो। आखिरकार एक ई रैंक एबिलिटी का अवेकनर इतने कम समय में अकेले इतने पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकता है? इधर उस इलाके से बाहर जो ऑडियंस मौजूद होती है वो अरीना को देख रही होती है। वो सभी लोग देख रहे थे कि हर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी। उन सभी को क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट हाई स्कूल हमेशा की तरह ताकतवर है। टॉप 10 पूरी तरह से फर्स्ट हाई स्कूल से ही भरा पड़ा है, खास करके यांग जो कि फर्स्ट रैंक पर है, जिसके पास 412 पॉइंट्स है। लगता है कि सच में वही टॉप स्पोर्ट सिक्योर करेगा। लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं कि ऐसा काफी समय हो चुका है कि हमारे जंगसेन के बच्चे टॉप 100 स्टूडेंट हो। चलो देखते हैं कि ऐसा इस बार होता है या नहीं। एक मोटू सा आदमी जिसका नाम जांग विसान होता है, जो कि एजुकेशन ब्यूरो का डायरेक्टर है, वो कहता है यांग सच में काफी बेहतरीन स्टूडेंट है। उसका निम्बल गेल सबसे ताकतवर है। मुझे लगता नहीं कि उसे इस मार्शल आर्ट एग्जाम को जीतने में कोई दिक्कत होगी। मेरे ओपिनियन की मानी जाए तो वो इस बार सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। वहीं फर्स्ट एंड थर्ड हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर विसान बताता है तुम लोगों के एजुकेशन सिस्टम से मैं पहले ही काफी सेटिस्फाइड हूँ। फर्स्ट हाई स्कूल और थर्ड हाई स्कूल से भी लोग टॉप 10 में एंटर कर रहे हैं, ये तो काफी बेहतर बात है। पर सेकंड हाई स्कूल को थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। उनका जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वो 18th रैंक पर है। सेकंड हाई स्कूल के सिर्फ 8 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टॉप 50 में थे। सेकेंड हाई स्कूल का प्रिंसिपल जाओ याओ इस बात से काफी गुस्सा था कि सिर्फ 8 स्टूडेंट टॉप 50 में। याओ को 7 स्टूडेंट्स के बारे में तो पता था जो कि इस एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर रहे थे, पर मिंग नाम के इस नए लड़के के बारे में याओ ने कभी सुना नहीं था। एडवांस क्लास में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। वहीं पीछे हम देखते हैं सनफान काल को, जो कि मिंग को काफी अच्छे से जानता था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त मिंग टॉप 50 में है। वो अपने चश्मे को साफ करता है और एक बार फिर से कंफर्म करता है कि क्या सच में ये मिंग ही है, क्योंकि मिंग एक ई रैंक का अवेकनर है। ऐसा हो सकता है कि शायद वो अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा था, पर वो कितना भी छिपा ले, आखिरकार अचानक से एक ई रैंक का अवेकनर एस रैंक एबिलिटी कैसे यूज कर रहा है। वैसे तो सनफान मिंग को देखना चाहता था, बट सारे कैमरास टॉप 10 स्टूडेंट्स पर ही फोकस थे। इसी वजह से वो मिंग को अभी देख नहीं पा रहा था, पर वो ये जानने में काफी इंटरेस्टेड था कि आखिरकार मिंग ने इतना हाई स्कोर कैसे एक्वायर किया। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सेंट्रल एरिया जिसका डेंजर लेवल हाई है। शहर काफी सुनसान होता है। मिंग आगे जा रहा होता है। सेंट्रल एरिया में एंटर होने के बाद जितने भी फेरोसियस बीस्ट के नंबर थे वो डिक्रीज हो गए। आउटर एरिया की बात की जाए तो वहां पर जो फेरोसियस बीस्ट थे उनके अंदर कोई इंटेलिजेंस होती नहीं है, इसी वजह से वो अनरैंक्ड कहलाते हैं, तो उनसे डील करना भी इजी होता है। बट सेंट्रल एरिया के जो बीस्ट हैं उनके इंटेलिजेंस काफी हद तक डेवलप है। इसी वजह से सेंट्रल एरिया में फेरोसियस बीस्ट भी कम है और वो काफी खतरनाक भी हैं। मिंग के सामने टाइगर की तरह दिखने वाला एक फेरोसियस बीस्ट कुछ कार्स पर हमला करके उन्हें तबाह करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इस टाइगर की तरह दिखने वाले फेरोसियस बीस्ट का नाम है आर्म ब्लेड टाइगर, जो कि फर्स्ट रैंक का फेरोसियस बीस्ट है। मिंग को रियलाइज होता है कि आज उसकी किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि वो अभी हाल ही में सेंट्रल एरिया में एंटर हुआ और आते ही उसका सामना फर्स्ट रैंक के फेरोसियस बीस्ट से हो गया। मिंग कहता है ये मेरे लिए परफेक्ट टाइम है जब मैं अपनी स्पेयर टेक्निक का टेस्ट कर सकता हूँ, और ये बोलने के साथ ही वो आर्म ब्लेड टाइगर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ पड़ता है। और बस ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड देखकर मजा जरूर आया होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके इस पे ओपिनियंस क्या हैं,
और क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे तो अभी इसके सिर्फ 4 ही चैप्टर्स रिलीज हुए हैं, तो अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे आने वाले चैप्टर्स को भी मैं जरूर कवर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।